ठीक है। तो कैल्शियम के अब तक कितने कंपाउंड खत्म हो गए? 3। कौन कौन से? 3 नहीं, 2। कौन कौन से? क्विकलाइम एंड सेलेक्ट लाइम। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग किसको? जिप्सम को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा कंपाउंड? जिप्सम। आइए, जिप्सम क्या होता है पहले सुने। तो कहते हैं कि द डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड जिप्सम। कहते हैं कि अगर जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल वाटर को कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट में जब आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हो तो कैल्शियम सल्फेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रेजेंट होते हैं और ऐसी कंपाउंड की स्टेट जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रेट फॉर्म। तो आप कैल्शियम सल्फेट देखिए क्या कर रहा है, ये सॉलिड ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ऐड करके कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इस डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है क्या? जिप्सम। तो पहली बात तो जिप्सम क्या है? तो आप कहोगे डाइहाइड्रेट फॉर्म जो होती है कैल्शियम सल्फेट की, तो डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्क बुक में जरा देखो, जहां हेडिंग डली है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट के पैरेलल में फार्मूला लिखा है CaSO4.2H2O, और उसके आगे लिखा है जिप्सम। उसी के आगे एक छोटा सा एरो लगा के छोटा सा लिखिए डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिख सकते हो डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? तो डाइहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड जिप्सम, याद रखिएगा। अब बात आती है, ये तो डाइहाइड्रेट फॉर्म है किसकी? कैल्शियम सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट है, अब बनता कैसे है? तो कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं और फिर उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करके कन्वर्ट कर लेंगे उसको किसमें? जिप्सम में। तो हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं सिंपल सी किसकी? कैल्शियम सल्फेट के प्रिपरेशन की, या फिर हम डायरेक्टली बात करें जिप्सम के प्रिपरेशन की। तो आइए बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो सिंपल सा काम है, आओ। तो हम लोग अब बात किसकी करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड। आप सुने प्रिपरेशन मेथड की। सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन मेथड करने जा रहे हैं किसका? जिप्सम का, या फिर किसका? कैल्शियम सल्फेट का। दोनों एक ही चीज है। आइए कैसे। तो कहते हैं रूल पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड के लिए, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं कि जब कभी भी आप कैल्शियम सॉल्ट की, तो कैल्शियम सॉल्ट क्या हो गया? ऐसा सॉल्ट जिसमें कैल्शियम कैटाइन प्रेजेंट हो या Ca++ आयंस प्रेजेंट हो, उसको हम कहेंगे कैल्शियम सॉल्ट। तो कहते हैं कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराइए? सल्फेट के साथ। किसके साथ कराइए? सल्फेट के साथ। अगर सल्फेट ना हो प्रेजेंस में तो आप इसकी जगह पे ले सकते हैं H2SO4। तो कहते हैं कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शंस कराइए किसके साथ? सल्फेट के साथ, या फिर किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या? कैल्शियम सल्फेट
और साथ में बनेगा सॉल्ट। क्लियर है कि नहीं? तो कहते हैं किसी भी कैल्शियम सॉल्ट जो हो तुम्हें पसंद, इसकी रिएक्शंस किसके साथ कराइए? तो इसकी रिएक्शंस कराइए सल्फेट या फिर H2SO4 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन सल्फेट या फिर H2SO4 के साथ करते हैं, जब आप इसकी रिएक्शन सल्फेट या फिर H2SO4 के साथ करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? कैल्शियम सल्फेट एंड सॉल्ट। और रिएक्शंस करा दे। चलो, आपने कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शंस करा दी किसके साथ है? मान लो Na2SO4 के साथ, सोडियम सल्फेट। तो आपने कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शंस किसके साथ करा दी? सोडियम सल्फेट के साथ। अब कैसे रिएक्शंस होगी? तो तोड़ो यहां से, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस, ये सोडियम प्लस और ये सल्फेट माइनस माइनस। जब इसको ब्रेक करेंगे, प्लस वाले को दो माइनस के साथ, माइनस वाले को दो प्लस के साथ, हुई एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या? दैट इज CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ में मिला आपको NaCl। अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम इस रिएक्शंस में? समझ में आया? समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अब आपने कहा फिर हम रिएक्शंस कराएंगे। अब आपने कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शंस अब आपने किसके साथ करा दी? H2SO4 के साथ। जब आपने कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शंस H2SO4 के साथ कराई तो रूल क्या है? क्लोराइड सॉल्ट की रिएक्शन सल्फेट के साथ या फिर H2SO4 के साथ करिए तो प्रोडक्ट कैसे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट और साथ में सॉल्ट। तो यहां से क्लोराइड और यहां से निकलेगा H प्लस और यहां से निकलेगा क्लोराइड और यहां से निकलेगा कैल्शियम कैटायन। तो कैल्शियम जुड़ गया सल्फेट के साथ, बन गया कैल्शियम सल्फेट और क्लोराइड के साथ जुड़ गया कौन? H प्लस, तो बन गया HCl। अब किसी को लग रहा होगा HCl तो एक एसिड है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पर ये एसिड भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सारे के सारे एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का ये डेफिनेशन होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें कैटायन और एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन होती है, ऐसे ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में या फिर किसी सोल्यूशन में डाले जाएं और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो ऐसे सब्सटेंस को भी कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसी बात नहीं है, ये एसिड H प्लस कैटायन और Cl माइनस एनाइन से मिलके बना है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, कैटायन और एनाइन। अब ये थोड़ी ना कहा गया था कि किसका कैटायन होगा और किसका एनाइन होगा, इस बात को कभी डिफाइन नहीं किया गया सॉल्ट बनाने के लिए। ये कहा गया कि कैटायन और एनाइन प्रेजेंट होगा, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि वो कैटायन मेटल का ही होना चाहिए। अगर तुम H प्लस को मेटल नहीं मानते हो तो ये भी गलत है, बिकॉज आज तक इसकी पोजीशन डिफाइन नहीं हुई है। ये एल्कली मेटल में भी प्लेस किया जाता है एज वेल एज हैलोजन फैमिली में भी प्लेस किया जाता है। अंडरस्टैंड? चलिए, ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। आप लोग इसको जल्दी से अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं कि क्या है प्रिपरेशन मेथड कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को बनाने के लिए। अब देखिए, ये जो कैल्शियम सल्फेट बन गया ना बच्चों, इस कैल्शियम सल्फेट का क्या करा दीजिए? हाइड्रेशन बिल्कुल अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि 5 कैटायन ज्यादा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन करेगा ये वाटर का, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वाटर का उतने जल्दी वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ेगा, जितनी जल्दी जुड़ेगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा ये वाटर में कैसा होगा? सॉल्युबल। अंडरस्टैंड? जल्दी से इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो जाए तो डन लिखिएगा बच्चों।
हो गया। चल आगे आते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब सुने ध्यान से। कहते हैं कि ये जो जिप्सम होता है एक कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये शायद क्रिस्टलाइन सॉलिड टर्म आपने पहली बार सुना हो, तो इसको क्लियर कर लीजिए। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, दूसरे एमॉर्फस। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लाइक जैसे इसमें दो प्रकार के पार्टिकल है, कैल्शियम और एक सल्फेट, तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशनल हो या वेल डिफाइंड थ्री डायमेंशन मैनर में ये अरेंज हो, या वेल डिफाइंड इनका अरेंजमेंट हो और पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल चेंज नहीं हो रही हो, तो इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो कंडीशन है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट वेल डिफाइन हो, पहला। नंबर 2, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फिक्स रहनी चाहिए, तो हम इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ऐसे सॉलिड जो दिखते तो हैं सॉलिड जैसे पर होते नहीं है, मतलब उनमें ऐसे सॉलिड जिसमें वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, बट वो लुक लाइक्स है या एपियर लाइक होते हैं सॉलिड, तो फिर उनको हम नाम देते हैं क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं उनको? एमॉर्फस सॉलिड। तो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है तो नाम देंगे क्या? वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है और पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नंबर 2, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स ना हो और एपियर हो लाइक ए सॉलिड, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड। तो फिर ये जो जिप्सम है ये कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब समझना है आपको कि इसके अंदर पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स रहती है और उसके साथ साथ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है कैल्शियम का एंड सल्फेट का इन द सॉलिड। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेरेंगली सॉल्वेबल इन वाटर, मतलब वाटर में कंप्लीटली अच्छे से सॉल्वेबल नहीं होता है, स्पेरेंगली सॉल्वेबल है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं कि इसकी जो सॉल्वेबिलिटी होती है जिप्सम की वो डिक्रीज करती है। ये जो सॉल्वेबिलिटी होती है वो जिप्सम की क्या करती है? डिक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये कैसे होती है? तो अभी करंट में मैं थर्मोडायनेमिक्स है और थर्मोकेमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। कहाँ पे? तो वहां पे आपको इस बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कैसे, क्योंकि वहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट करेंगे सॉल्वेबिलिटी को, तो वहां एक टेम्परेचर भी आएगा, तो वहां पे डिस्कस करेंगे इसकी सॉल्वेबिलिटी। बहुत सारे फैक्टर चाहिए होंगे। आइए, तो अभी बस इतना ही याद रखो कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट की सॉल्वेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्पेरेंगली सॉल्वेबल इन वाटर, और तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्वेबिलिटी इज डिक्रीजेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एक्शन ऑफ हीट। आइए, एक्शन ऑफ हीट क्या होगा जिप्सम का, तो देखते हैं। जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या होगा, आइए सुनते हैं। जिप्सम, आगे बढ़े। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो जिप्सम के हीट होने से क्या होता है, तो आइए बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि दिस इज द CaSO4.2H2O। क्या नाम है इसका? जिप्सम। अब सुनिए, जिप्सम, और ये जो इसकी जिप्सम है, और ये जिप्सम को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन इसका क्या है? डाइहाइड्रेट फॉर्म।
डाईहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब सुनिए, अभी मैं कुछ दिनों के बाद आपको 12th पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। वैसे तो कल से ही अगर देखा जाए बोरॉन फैमिली, या परसों से जब स्टार्ट होगी तो सही उसी समय से 12th आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। दूसरी बात, जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लूंगा 12th की, दैट इज द सॉलिड स्टेट, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ये टोटल 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। कौन कौन से? सुने। पहला होता है ऑर्थोरोम्बिक टाइप सॉलिड, दूसरा होता है रोम्बोहेड्रल टाइप का सॉलिड, या पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, गड़बड़ नहीं करते हैं। सॉलिड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो याद रखना, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, टनाटन। सोच रहे होंगे क्या केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, टनाटन, इससे क्या मतलब है? ये 7 टाइप्स के सॉलिड को लर्न करने का एक ट्रिक है। केमिस्ट्री का मतलब हो गया CHM, वैसे CHE शॉर्ट फॉर्म में लिखते, पर मैं CHM लिखना प्रेफर ज्यादा करता हूं। तो C से मतलब हो गया क्यूबिक सॉलिड, H से मतलब हो गया हेक्सागोनल सॉलिड, M से मतलब हो गया मोनोक्लिनिक सॉलिड। ये 3 हो गए। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन, O से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, R से हो गया रिएक्शन, टना से हो गया टेट्रागोनल, और टन से हो गया ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप्स के सॉलिड पाए जाते हैं। बहुत अच्छा ये टॉपिक है, मजेदार है अपने आप में। 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे आगे चल के। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन, टनाटन, आओ ना, ना आओ ना, ठीक है, ऐसे बुलाएंगे, आओ ना, ना आओ ना। एक और रहेगा 322, 333, 0। ये क्या है? दिस इज द ट्रिक फॉर द लर्निंग ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम। मजा आएगा। अब सुनिए, तो ये जो 7 टाइप्स के सॉलिड है, तो मैंने इसमें एक तीसरे नंबर का सॉलिड बताया आपको, मोनोक्लिनिक। क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। तो इसमें एक आया मोनोक्लिनिक सॉलिड। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि जिप्सम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसमें भी पूछा जाए किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक। आइए, तो कहते हैं कि ये जो डेकाहाइड्रेट फॉर्म है जिस जिप्सम की या कैल्शियम सल्फेट की, ये जो डाईहाइड्रेट फॉर्म है, जो डाईहाइड्रेट फॉर्म है कैल्शियम सल्फेट की, जिसको जिप्सम कहा जा रहा है, तो कहते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो कहते हैं इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड में मोनोक्लिनिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में ये स्टेबल या मोनोक्लिनिक फॉर्म में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रेजेंट होता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है मोनोक्लिनिक। अब आगे बढ़ते हैं। तो डेकाहाइड्रेट फॉर्म को आप ऐसा भी बोल सकते हो, डेका क्यों निकल रहा है बार बार, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, बड़ा परेशानी अंदर से लग रही है। परेशानी नहीं है, एक्चुअली ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लोग आईसीयू में रहे, जिनको ऑक्सीजन मिला, उनको एक और डिसीज ट्रेंड करना स्टार्ट की है। उसको माइकोसिस ऐसा कुछ नाम देते हैं, कुछ नाम मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। वो एक है आफ्टर पोस्ट कोविड डिसीज है। जो लोग बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं ऑक्सीजन पे, और जब वो रिकवर होके आ रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो उनका सर बहुत तेज दर्द कर रहा है धीमे धीमे, या फिर उनके किसी भी गाल में सूजन आ रही है, किसी भी चेहरे के एक साइड में, समझ रहे हो, या फिर उनको चिड़चिड़ापन आ रहा है बहुत तगड़ा, या फिर उनको बिल्कुल की रोने लगते हैं छोटी छोटी बात पे। ये सब पोस्ट कोविड इफेक्ट उन लोगों को आ रहे हैं जिनको आईसीयू में एडमिट रहे, जिनको ऑक्सीजन मिली है या ऑक्सीजन लगी है।
और बात सही भी है ना, उनको इतने दिन ऑक्सीजन पे वो सरवाइव किए और वो फिर रिटर्न होके आ रहे हैं वहां से, तो उनकी केयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल बदल गए हैं। अभी उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। ये वही लोग जान सकते हैं जिनको कोरोना हुए हैं। सच में उन लोगों को कभी एहसास नहीं हो सकता जिनको कोरोना नहीं हुआ है। बेटा 20 मिनट भी बुखार आता था ना कोरोना वाला, तो पूरे 24 घंटे ऐसा लगता था कि शरीर बेकार हो गया। 20 मिनट के बुखार में पूरे दिन अच्छा रहे, अगर तुम्हें 20 मिनट ही बुखार आया ना, पूरी शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है, आपको लगता ही नहीं कि आप हैं। और जिनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हुई होगी, उनका सोचो कितनी भयानक उनको प्रॉब्लम्स आई होंगी। खैर कोई बात नहीं, चल आगे बढ़े। तो ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिप्सम। जब आप इसको हीट करते हैं, तो जब आप स्लोली हीट करते हैं, तो ये जो जिप्सम की मोनोक्लिनिक फॉर्म होती है, तो ये मोनोक्लिनिक फॉर्म पहले कन्वर्ट होती है एक और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, दैट इज कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड? तो ये जिप्सम की मोनोक्लिनिक फॉर्म जब स्मॉल हीटिंग करते हैं, तो ये जिप्सम का मोनोक्लिनिक फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। किसमें? ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। तो जब आपने जिप्सम को स्मॉल स्केल पर हीट किया, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, तो पहले जिप्सम का हीटिंग पर पहला पॉइंट इसका मोनोक्लिनिक फॉर्म स्मॉल हीटिंग पर पहले कन्वर्ट होता है किसमें? ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। अब आप जब इस ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म को हीट करते हैं एट टेम्परेचर अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस के, तो जब कहते हैं जब आप इस ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म को जिप्सम के हीट करते हैं एट 120 डिग्री सेल्सियस और अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म 3/2 मोल्स, मतलब 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5 मोल्स ऑफ वाटर को लॉस कर देता है। क्या कर देता है? लॉस कर देता है। और लॉस करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अब देखो, कैल्शियम सल्फेट से 1.5 मोल्स ऑफ वाटर, या जिप्सम के ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म से या जिप्सम से 1.5 मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो कितना बचेगा? 0.5 को मतलब 1/2। तो ये जब आपने ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम को हीट किया अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ऑन हीटिंग द ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस और नियर या फिर एट 120 डिग्री सेल्सियस, देन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म लॉस 1.5 moles of H2O and converted into the calcium sulfate plus half H2O। अब बच्चों, जैसे मैंने आपको टर्मिनोलॉजी समझाई थी कि अगर एक मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा है तो मोनोहाइड्रेट, 2 जुड़े हैं तो डाईहाइड्रेट, 5 जुड़ा है तो पेंटाहाइड्रेट और 10 जुड़ा है तो डेकाहाइड्रेट। अब समझिए बच्चों एक बात यहाँ पे, अगर हाफ जुड़ा है तो हाफ को बोला जाता है सेमी। हाफ को अद्धा नहीं बोला जाता है। बोले हाफ लेके आओ, बोले वीकेंड आ रहा है। क्यों शर्मा जी? बोले हाफ लेके आओ, बोले वीकेंड आ रहा है। क्यों? ऐसा तो नहीं है। बोले हाफ फुल। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा परेशान थे, है? कुछ लोग तो होली के दिन इतने परेशान थे लॉकडाउन में कि कुछ मांग रहे थे और मिल भी नहीं रहा था। आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे। तो बात कर रहे थे अपन किसकी? तो ये जो कैल्शियम सल्फेट था या फिर ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम थी, जब अराउंड आपने 120 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किया तो ये कन्वर्ट हुआ सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब इस सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो
क्या बोलोगे कि ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को जब हम हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। क्लियर है कि नहीं? अब कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ या डॉट हाफ H2 लिखा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा पानी प्रेजेंट है किसके अंदर? कैल्शियम सल्फेट के अंदर। तो आप इसको कहोगे सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तो तुम सभी लोगों ने देखा होगा, पीओपी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है। क्या? पीओपी। सुना है ना इसके बारे में, पीओपी के बारे में? कोई ऐसा तो नहीं है जिसने ना सुना हो पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में मिलता है मार्केट के अंदर, देखा है कि नहीं? अरे लेके आए होगे, पीओपी तो कभी ना कभी किसी ने कराई होगी थोड़ी बहुत, वही होता है ये पीओपी। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। देखो अब आपका मन नहीं माना, कहा कि आपने और हीट करेंगे, तो हीट कर दो। तो आपने कहा, आपने इसको और हीट कर दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस को एट 200 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो हाफ H2O प्रेजेंट था पानी का, वो भी निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट में। क्लियर? अब देखो पानी जुड़ा है तो उसको हाइड्रेटेड फॉर्म, और पानी हट गया तो एनहाइड्रेटेड फॉर्म। अब देखो इस कैल्शियम सल्फेट से पूरा पानी बाहर निकल गया, क्या बना? कैल्शियम सल्फेट। पर कोई पानी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप क्या बोलोगे? एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है बच्चों डेड बर्न प्लास्टर, जला हुआ प्लास्टर। क्या बोलते हैं इसको? जला हुआ प्लास्टर। बिल्कुल सही बात है। आप अगर पीओपी लेके आइए मार्केट से और प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसको तवा पे रोटी बनाने वाले तवा के ऊपर रख दीजिए और उसको गैस के बर्नर को ऑन कर दीजिए और जला दीजिए उसको और उसको रखा रहने दीजिए, तो आपको कुछ देर के बाद एक ब्लैक कलर का पाउडर फॉर्म मिलेगा, जिसको आप कहोगे जला हुआ प्लास्टर। प्लास्टर जल चुका है, जलने के बाद आपको पानी बाहर निकल चुका है। अब इसको मिला आपको क्या? एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और इस एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहेंगे डेड बर्न प्लास्टर। अब ये हुआ पूरा इसका एक्शन ऑफ हीट। अब तुमसे पूछे कि कब क्या प्रोडक्ट बनता है, तो क्या आंसर दोगे? तो कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का जब हम जिप्सम का जब हम एक्शन ऑफ हीट करेंगे, तो जिप्सम के एक्शन ऑफ हीट से प्रोड्यूस होगा कैल्शियम सल्फेट, डेड बर्न प्लास्टर। अब अब ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट फाइनल ही बोलेंगे पहले तो आप क्या बोलोगे कि जिप्सम को जब आप हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग जिप्सम फॉर्म होता है क्या? दैट इज द जिप्सम को जब आप हीट करते हैं तो जिप्सम की हीटिंग से क्या फॉर्म होता है? डेड बर्न प्लास्टर, ऐसा बोलेंगे। अब यही पूछे कि वेरी लो टेम्परेचर पर हीट किया, तो आप कहोगे ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म। मान लो कहे कि डायरेक्ट 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो पहले ये बनेगी और फिर कहोगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है कि नहीं? तो अगर टेम्परेचर दे के पूछे तो आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आंसर देना है, और आपसे पूछे कि जिप्सम के एक्शन ऑफ हीट से क्या मिलता है, तो आप कहोगे डेड बर्न प्लास्टर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट इसमें हो तो बोलो। चल नोट करिए इसको, एक्शन ऑफ हीट को नोट करें बच्चों। हो गया? हो जाए तो डन लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? लिख के हो गया बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सुने एक और नेक्स्ट पॉइंट, एक लास्ट प्रॉपर्टी। कहते हैं कि ये जो जिप्सम है, अगर इस जिप्सम को आपने अमोनिया गैस के साथ रखा और साथ साथ आपने इससे पास कराया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहते हैं जब आप जिप्सम को सैचुरेट करते हैं किसके साथ? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये जिप्सम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सैचुरेटेड होके, या आपस में, सैचुरेटेड का मतलब होता है बच्चों, सैचुरेटेड का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं दो टर्म और, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब समझो, मान लो तुम एक सॉल्वेंट लो, जैसे तुमने सॉल्वेंट ले लिया वाटर और सल्यूट ले लिया शुगर। अब आप शुगर को वाटर में डालोगे तो शुगर सॉल्वेबल होगी। तो अब आपने पानी लिया और पानी में आप शुगर मिलाते ही जा रहे, मिलाते ही जा रहे, और वो सॉल्वेबल होती चली जा रही, सॉल्वेबल होती चली जा रही है, तो आप कहोगे अभी अनसैचुरेटेड कंडीशन है, मतलब सॉल्वेंट अभी डिजोल्व करने को तैयार है और करता ही चला जा रहा है, मतलब अभी सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है। अब आपने फिर से थोड़ी शुगर और डाली, फिर धीमे धीमे शुगर कम डिजोल्व होने लगी, धीमे धीमे शुगर कम डिजोल्व होने लगी और जाके पानी की सरफेस पर जाके प्रेजेंट होने लगी। जैसे आप कभी शरबत बनाइए, आपने शरबत बनाया और आपने हल्का सा पी के देखा, आप लोग को लगा कि अभी कम मीठा है, तो आपने क्या किया और शुगर डाली। अब वो शुगर इजीली डिजोल्व नहीं होती है, अब उस शुगर को चलाना पड़ता है किसी चम्मच से सलूशन को, या हिलाना पड़ता है सलूशन को। तो सलूशन को जब आप चलाते हो या हिलाते हो या मिक्स करते हो तो वो डिजोल्व होती है। तो अगर डिजोल्व होती रहे होती रहे होती रहे तो ये अनसैचुरेटेड कंडीशन। अब डिजोल्व नहीं हो रही है, लेकिन आपने हिला दिया सलूशन को या मिक्स कर दिया सलूशन को या फिर किसी चम्मच से उसको चला दिया और वो डिजोल्व हो जाए, तो इसको कहोगे सैचुरेटेड कंडीशन। मतलब अब सलूशन शुगर को डिजोल्व करना थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है, मतलब सलूशन सैचुरेट हो रहा है, तो इसको सैचुरेटेड कंडीशन कहेंगे। और जब फिर आपने सैचुरेट कंडीशन में आ गया, अब देखो हिलाने के बाद है शुगर डिजोल्व हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, अब आपने फर्दर शुगर डाली, अब फर्दर शुगर डाली और वो शुगर अब सॉल्यूशन में जो कि त्यों प्रेजेंट है, कुछ भी डिजोल्व नहीं हो, एक सिंगल मॉलिक्यूल अब उसका सॉल्वेबल नहीं हो रहा है। अब आप उसको हिला रहे, डिला रहे, मिक्स कर रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर भी वो सॉल्वेबल नहीं हो रही है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। समझ में आया? समझ में आया ये कंडीशन? पहला क्या बोलेंगे? पहली कंडीशन, घुलता रहे, डालते रहो, घुलता रहे, डालते रहो, घुलता रहे, अनसैचुरेटेड कंडीशन। डाला, घुला नहीं, हिला दिया, घुल गया, तो सैचुरेटेड कंडीशन। डाला भाई जी, घुला नहीं, खूब हिलाया, मिक्स किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। मुझे उम्मीद है ऐसी बातें तुम्हें जल्दी समझ में आएंगी सभी को, अब ना भूलोगे तुम, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं जब आप जिप्सम को सैचुरेट करते हैं किसके साथ? अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये सैचुरेट होके प्रोड्यूस करता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो काफी यूजफुल होता है, जो कि काफी यूजफुल होता है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो काफी यूजफुल होता है, वो फॉर्म होता है एक फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं? हिंदी में इनको कहते हैं उर्वरक।
मतलब ऐसे केमिकल्स जब उनको हम सॉइल में मिक्स करें तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करें। अब जब सॉइल फर्टिलिटी इसकी इंक्रीज होगी तो जो भी आप उसके अंदर प्लांट को या फिर किसी भी फसल को आप उसके अंदर लगाएंगे, गेहूं हो या फिर चना हो या फिर दाल हो या मटर हो, तो उसकी पैदावार बहुत ज्यादा हो या उनकी पैदावार को वो बढ़ाए, तो ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है फर्टिलाइजर। तो कहते हैं कि जब आप जिप्सम को, तो आइए ले लेते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, इसमें प्रेजेंट है पानी, कहते हैं सैचुरेट करते हैं अमोनिया के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये जिप्सम इस मिक्सचर के साथ सैचुरेट होके प्रोड्यूस करता है एक ऐसा केमिकल्स जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। और ये अमोनियम सल्फेट वर्क करता है किसकी तरह, एज ए फर्टिलाइजर। अब सुनो क्या फॉर्म करता है, अमोनियम सल्फेट। और ये अमोनियम सल्फेट किसकी तरह एक्ट करता है, फर्टिलाइजर की तरह। अब ये फर्टिलाइजर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक फास्फोरस कंटेनिंग और एक पोटेशियम कंटेनिंग। एनपीके फर्टिलाइजर बोला जाता है जनरली। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर अगर तीनों प्रेजेंट है तो एनपीके फर्टिलाइजर। और अगर मान लो नाइट्रोजन ही अकेला प्रेजेंट है तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, पोटेशियम अकेला प्रेजेंट है तो पोटास फर्टिलाइजर, पोटास बोलते हैं, और पोटास फर्टिलाइजर। और अगर बात करते हैं फास्फोरस अकेला प्रेजेंट होता है तो फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तीन ही प्रकार के जनरली फर्टिलाइजर होते हैं। अब देखिए ये जो अमोनियम सल्फेट है ये एक्ट तो कर रहा है फर्टिलाइजर की तरह, पर कौन सा फर्टिलाइजर, अब इसमें देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो कहते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो इसको आप कहोगे। तो कहते हैं कि जब कैल्शियम सल्फेट के सोल्यूशन को आप सैचुरेट करते हैं अमोनिया एंड CO2 के साथ, तो फिर फॉर्म होता है एक फर्टिलाइजर। कौन सा, तो आप कहोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। और कौन सा, तो अमोनियम सल्फेट। तो फॉर्म करते हैं अमोनियम सल्फेट जो कि एक्ट करता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर की तरह। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट इस बात में हो तो बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या लिखी है। तो कहते हैं ये सस्पेंशन ऑफ जिप्सम, क्योंकि वाटर में तो स्पेरेंगली सॉल्वेबल है, तो स्पेरेंगली सॉल्वेबल फॉर्म ऑफ कंपाउंड को सस्पेंशन फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कहते हैं सस्पेंशन ऑफ जिप्सम व्हेन सैचुरेटेड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब तक इसमें अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो सकती है जब तक डालते रहो। तो कहते हैं जब तक आप डालते हैं सैचुरेटेड कंडीशन तक पहुंचते हैं तो ये कंडीशन जैसी फॉर्म होती है इमीडिएटली फॉर्म हो जाता है इस कंडीशन पर अमोनियम सल्फेट, और ये एक्ट करता है एज ए नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलो नोट करो इसको। तो आइए पढ़िए, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखी हुई है, जरा इसको पढ़ लीजिए और सामने जो मैंने लिखा है वो रिएक्शंस नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म कर लीजिए और प्रोडक्ट का नाम क्या है वो लिख लीजिए, उसका काम क्या है ये लिख लीजिए। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना आप काम कर लीजिए खुशी खुशी। हो जाए तो डन लिखिएगा बच्चों।
हो गया। चल आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करते हैं कैल्शियम का। नंबर 4, सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड कैल्शियम का, दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है पीओपी। सुना होगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है ये। अब पीओपी, अब क्या है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला? तो CaSO4 डॉट हाफ H2O। अच्छा, ये हाफ H2O लिखा है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अगर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2CaSO4 डॉट H2O। देखो, इसका मतलब है कि एक कैल्शियम सल्फेट से हाफ पानी जुड़ा है। तो ये भी कह रहा है 2 कैल्शियम से 1 जुड़ा है, तो 1 से कितना जुड़ेगा? आधा। मतलब ये दोनों एक ही फार्मूले लिखे हैं। डोंट बी कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अब देखो, कैल्शियम सल्फेट में कितना पानी जुड़ा है? आधा। आधा है तो क्या बोलेंगे? सेमी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा? तो आप कहोगे सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड पीओपी, इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो सेमी हाइड्रेट फॉर्म होती है किसकी? कैल्शियम सल्फेट की सेमी हाइड्रेट। और डाई हाइड्रेट फॉर्म जिप्सम। सेमी हाइड्रेट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंडरस्टैंड? अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इट इज हैविंग फार्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O और 2CaSO4 डॉट H2O। क्या है इस फार्मूले का नाम? क्या है? तो आप कहोगे सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को प्यार से कहा जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको बनाते कैसे हैं? आओ जरा देखें इसको बनाते कैसे हैं। तो बात कर रहे हैं बनाने वाली बातें। बनाने वाली बातें क्या है इसकी? तो बात कर रहे हैं प्रिपरेशन मेथड। और इसका प्रिपरेशन मेथड करते हैं फ्रॉम जिप्सम। अभी तो किया था, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करोगे नहीं, हमको ही करना पड़ेगा। सब मेरे से ही करवा लो तुम लोग। तो इसको फॉर्म करते हैं हम किससे? फ्रॉम जिप्सम से। तो कहते थे जिप्सम का ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म लीजिए। तो कहते थे जिप्सम के ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म को आप हीट कर दीजिए। जिप्सम के ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म को आप हीट कर दीजिए अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसका ये जो जिप्सम का ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म होगा ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें? CaSO4 मतलब सेमी हाइड्रेट फॉर्म में। सेमी हाइड्रेट फॉर्म में और सेमी हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड। प्लस बाहर निकला 3/2 मोल्स ऑफ H2O। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, ये तो है जिप्सम। फार्मूला CaSO4 डॉट 2H2। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे हैं या कितने मोल्स लगे हैं? 2। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें कितना मोल लगा है वाटर का? आधा। कितना बाहर निकल गया? 3/2। तो पूछे जिप्सम और प्लास्टर पेरिस के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का कितना डिफरेंस है? कितने मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में या कितने कम है प्लास्टर ऑफ पेरिस में? तो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ या डिफरेंस बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस is 3/2 or 1.5 moles. Gypsum having 1.5 moles
एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन H2O molecule, the difference between H2O molecule in gypsum and plaster of Paris is 3/2 molecule or 1.5 molecule। क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट करो फटाफट, नोट हो जाए तो डन लिखो ये, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करो इसे, नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर फटाफट आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो जाए तो डन लिखिएगा। हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहली प्रॉपर्टी, कैसा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो तुमने देखा होगा पीओपी का कभी पैकेट लेके आए 1 kg का, तो कैसा दिखा तुम्हें? व्हाइट की, ब्लैक की, येलो की, रेड? और कैसा था? सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था? अरे पीओपी का कभी पैकेट लिया तो वो था व्हाइट, और सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था? पाउडर। तो कहेंगे आप इट इज ए व्हाइट पाउडर या कलरलेस पाउडर। अब दूसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहते हैं, और ये इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हैविंग सेटिंग प्रॉपर्टी। ये सेटिंग बनाता है बच्चे, किसके साथ? पानी के साथ। तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस हैविंग सेटिंग प्रॉपर्टी, और व्हेन सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अकर्स इट कन्वर्टेड इनटू ए हार्ड मास। अब आप देखो कैसे सेटिंग करता है, देखो समझना ध्यान से। जब आप घर में पेंटिंग कराते हैं तो पेंटिंग में जैसे मान लो दीवाल या छत, मान लो दीवाल में बहुत सारे गड्ढे गुड्ढे हैं या वो फ्लैट नहीं है, या मान लो छत में बहुत सारे होल हैं, तो क्या करते हैं पेंटर सजेस्ट करते हैं कि साहब घर में पहले पीओपी करा लीजिए। तो क्या करते हैं वो एक बहुत व्हाइट पाउडर लाके लेके आते हैं और उसको बकेट में पानी में डालते हैं और फिर उसको आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स हो गया। अब देखना मिक्स हो गया तो क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। वो मिक्स हो गया, फिर उस मिक्सिंग को क्या करते हैं, लेते हैं और फिर उसको दीवार पे मस्त चिपकाते हैं। और जब चिपकाते हैं तो धीमे धीमे पहले वो गीली रहती है, और जब गीली रहती है तो थोड़ा सा वो सॉफ्टी रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसका ड्राई कंडीशन में वो कन्वर्ट होती है, जैसे जैसे ड्राई करते हैं या ड्राई कंडीशन में जाती है, जैसे जैसे वो सूखती है तो वैसे वैसे वो कन्वर्टेड हो जाती है हार्ड मास में। तो यही जब हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो द कन्वर्जन ऑफ ए पाउडर फॉर्म इनटू द हार्ड मास इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? इसी को कहते हैं सेटिंग। तो लिखे एक पॉइंट, फिर मैं आपको पूरी सेटिंग एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जैसे मान लो घर में हो रही है, और मान लो क्या होता है कि मान लो कभी कभी वो पीओपी थोड़ी बहुत बच जाती है तो वो क्या करता है वहीं पे ही डाल देता है।
वहीं पे डाल देता है। देखना जब वो डाल दिया आपने तो क्या होता है, वो धीमे धीमे बहुत हार्ड मास में, पत्थर जैसी बिल्कुल हार्ड हो जाती है। देखिए कभी ऐसी प्रॉपर्टी तुमने भाई, प्रॉपर्टी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी रहती है, जो उसमें पानी वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही हार्ड मास में कन्वर्ट होना पाउडर फॉर्म का कहलाया जाता है सेटिंग ऑफ पीओपी। तो लिखे इस बात को। तो क्या लिखा, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले लाइन चेंज करके उसी के आगे, लाइन चेंज नहीं उसी के आगे डैश लगा के लिखो, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। ऐसे लिखना है, थोड़ा सा टेक्निकल और टर्मिनल, एनसीईआरटी की लाइन। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। और लिखें कॉमा लगा के, व्हेन सेटिंग ऑफ पीओपी अकर्स, व्हेन सेटिंग ऑफ पीओपी अकर्स, व्हेन सेटिंग ऑफ पीओपी अकर्स, it converted into a hard mass. When setting of POP occurs, it converted into a hard mass. लिख गया इतना बच्चों, इतना लिख गया। बोलो इतना लिख गया। अब दूसरा देखें। अब कहते हैं कि ये जो सेटिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, दूसरा पॉइंट सुनो। अब कहते हैं जो सेटिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की हाईली एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है, हाईली एक्जोथर्मिक। क्यों होती है तो अभी पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे हाईली एक्जोथर्मिक क्यों होती है। तो नीचे लाइन चेंज करके लिखो, दूसरी प्रॉपर्टी, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। ये जो सेटिंग और ये कैसी हो रही है, एक्जोथर्मिक। तो लाइन चेंज करके लिखो, इट इज एक्जोथर्मिक इन नेचर। क्या, सेटिंग। ये जो सेटिंग होती है वो कैसी होती है, एक्जोथर्मिक इन नेचर भी होती है। आओ जरा एक्जोथर्मिक इन नेचर करें, सुने, आओ करें। एक सेकंड देख लें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ हो रही है, बढ़िया, एकदम मजेदार रिकॉर्डिंग हो रही है, आज मजा आ जाएगी। आओ तो सेटिंग कर रहे हैं किसकी, पीओपी की। तो देखो तो क्या करते हैं, पीओपी लाते हैं, पीओपी लाए। ये देखो पीओपी मैंने ला दी, थोड़ा सा वो अच्छा बना देते, सुंदर सा, ठीक है। ये लाए हम पीओपी, और इस पीओपी के अंदर हमने क्या किया, 3/2 मोल और 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड किया। जब आप इस पीओपी में 3/2 मोल्स ऑफ H2O ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो जब 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड करेंगे तो ये जो पीओपी है ये कन्वर्ट हो जाएगी पहले छोटे से, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाती है एक हल्के से जेल लाइक मास में। और ये जो जेल लाइक मास मिलता है वो होता है CaSO4.2H2O का, और CaSO4.2H2O को आप क्या कहोगे, जिप्सम। और जिप्सम, और कौन से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट होता है पहले ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम में। क्लियर, तो पहले सुनिए। तो जब आप पीओपी लाते हैं और इस पीओपी में पर मॉलिक्यूल 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करते हैं, या पर मोल 3/2 मोल्स ऑफ H2O ऐड करते हैं, तो पहले ये पीओपी 3/2 मोल्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करके कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम, और ये आपको एक
हल्की सी जेल लाइक में मास मिलता है और फिर ये जेल लाइक मास है हल्का सा ड्राई हो जाता है और फिर इस जेल लाइक मास को आप क्या करते हैं पूरे दीवालों पर पूरे दीवालों पर इसको लगा देते हैं। और जब आप इसको लगाते हैं दीवालों पर इसको, तो फिर जब आप इसको लगाते हैं दीवालों पर तो दीवालों पे इसको सेट करते हैं, तो ये स्टेप कहलाया जाता है सेटिंग स्टेप। क्या कहलाया जाता है? ये सेटिंग स्टेप। अब देखिए, अब ये सेटिंग स्टेप है कैसा? तो जरा देखें, तो सेटिंग में आप क्या कर रहे हैं? 3/2 मोल्स ऑफ वाटर को ऐड कर रहे हैं और जब वाटर को ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाया जाता है? हाइड्रेशन। और ऑल हाइड्रेशन रिएक्शंस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो यहां पर जब सेटिंग होती है तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शंस नेगेटिव होता है, मतलब ये होती है कैसी? एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जब आप 3/2 मोल्स ऑफ H2 ऐड करते हैं जिप्सम में, तो इस स्टेप को कहा जाता है सेटिंग स्टेप। और जिप्सम कन्वर्ट, जब 3/2 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्टेड हो जाता है ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम में, और ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम मिल जाती है और वो सेट कर दी जाती है दीवालों पर, इसलिए इसको कहते हैं सेटिंग स्टेप। और ये सेटिंग स्टेप में आप 3/2 मोल्स ऑफ H2O ऐड कर रहे हो, इसलिए प्रोसेस होगा गया एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब जैसे वो ड्राई, पहले क्या होता है? पानी मिलाते हैं, गीली गीली स्टेट मिलती है, तो गीली गीली स्टेट ये मिल गई। फिर ये गीली गीली जो स्टेट होती है, फिर ये धीमे धीमे क्या होती है? ड्राई। और जब ड्राई होती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? हार्ड मास में। और हार्ड मास है मतलब सॉलिड मिल गया आपको, हार्ड मास क्रिस्टलाइन, फिक्स पोजीशन, हार्ड मास। और हार्ड मास को आप क्या कहोगे? मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ जिप्सम। और वो कैसी होती है? क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये क्रिस्टलाइन इन नेचर में क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन फॉर्म कैसी होती है? हार्ड। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड इन नेचर, क्योंकि पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स। और अगर पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स क्यों है? बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी खींचने ही नहीं दे रहा है एक दूसरे को, सब एकदम स्ट्रांगली जुड़े हैं एक दूसरे से। ये कोई भी इधर से उधर नहीं हो पा रहा है। जब कोई भी इधर से उधर नहीं हो पाएगा तो पोजीशन फिक्स रहेगी। और ये फिक्स क्यों है? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, तो फिर ये जो अब मोनोक्लिनिक फॉर्म है, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है किसकी? जिप्सम की। अब ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म ऑफ जिप्सम कन्वर्ट हो जाती है हार्ड मास में। और हार्ड मास आपको किसका मिलता है? मोनोक्लिनिक जिप्सम का। तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हार्ड मास में। और ये हार्ड मास आपको किसका मिलता है? तो ये आपको मिलता है मोनोक्लिनिक फॉर्म का। क्लियर है कि नहीं? आपको हार्ड मास और ये क्रिस्टलाइन नेचर। अब यहां पे ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म कन्वर्ट हो रही है हार्ड फॉर्म में जिप्सम के, दैट इज मोनोक्लिनिक फॉर्म। तो इस स्टेप को आप कहेंगे हार्डनिंग स्टेप। इसको क्या कहेंगे? हार्डनिंग स्टेप। क्लियर है कि नहीं? तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में होता है सेटिंग स्टेप और दूसरे स्टेप में होता है हार्डनिंग स्टेप। तो ये सेटिंग प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू ए हार्ड मास। तो पहले स्टेप में सेटिंग होती है इसकी और दूसरे स्टेप में क्या होता है? हार्डनिंग। सेटिंग किस फॉर्म में होती है? जिप्सम के ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में। और हार्डनिंग में जिप्सम का ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनोक्लिनिक फॉर्म में। और ये प्रोसेस कैसा है? एनर्जी निकलती है। जब पानी ऐड होता है तो ये प्रोसेस कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम, घबराहट, कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ।
है क्या? नहीं। तो नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए इसको। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए, ये खत्म हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड बचा है छोटा सा, लगभग 30 मिनट का टॉपिक है, दैट इज द पोर्टलैंड सीमेंट। तो कल इस पोर्टलैंड सीमेंट को कंप्लीट करने के बाद जंप कर जाएंगे बोरॉन फैमिली, दैट इज पी ब्लॉक 13th ग्रुप में। तो आपके पास वर्क बुक है ही, रेडी रखिएगा। इसका एक्शन ऑफ हीट, अरे इसका एक्शन ऑफ हीट क्या करना है भाई? एक्शन ऑफ हीट में क्या होगा भाई? एक्शन ऑफ हीट करा दे। चलो, एक्शन ऑफ हीट भी रह गया इसका, क्या आओ एक्शन ऑफ हीट प्रॉपर्टी करा देते हैं। चलो इसको नोट करो, ये नोट हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा नहीं, इसका एक्शन ऑफ हीट में करा चुका हूं वैसे। हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी छोटी सी और बची है, पांडे जी ने बताया, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। कर लेते हैं एक्शन ऑफ हीट। तो क्या होगा एक्शन ऑफ हीट? तो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए, CaSO4 डॉट ½ H2O, और इसको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए एट 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर आपको कन्वर्ट हो जाएगा, एक जले हुए ब्लैक कलर के पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। और इस जला हुआ पाउडर के फॉर्म को हम कहते हैं क्या? एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और इस एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है डेड बर्न प्लास्टर। तो बेटा, आप ये काम घर पे भी कर सकते हो, पीओपी को जला के देख सकते हो, एक पाउडर फॉर्म मिलेगी और इस पाउडर फॉर्म को आप कहोगे डेड बर्न प्लास्टर, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। पंडित जी नोट कर लीजिए। हो गया इसका एक्शन ऑफ हीट। मैंने बताया था, पहले ही करा चुका हूं, पर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया। हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं? चल आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटा सा इसका, अब इसको देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है? तो इसको अब वो पुटिन करने में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम पीओपी करने के लिए यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग में इसका यूज होता है, दीवारों की कोटिंग में, कोटिंग करने के लिए। दूसरा यूज कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए एलम। क्या यूज कर दीजिए? एलम्स। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लीजिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या ऐड कर दीजिए? एलम्स। तो द मिक्सचर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस एलम को कहा जाता है नी सीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? नी सीमेंट। और इस नी सीमेंट को पता कहां यूज करते हैं? इस नी सीमेंट को यूज करते हैं फॉर द, किसके में? प्लास्टर ऑफ, नी सीमेंट को कहां पे यूज करते हैं? फॉर द प्लास्टर, प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि पीओपी प्लस एलम्स इज कॉल्ड नी सीमेंट, और ये नी सीमेंट यूज्ड एज ए प्लास्टर। अरे भाई, किसी का हाथ पैर कुछ टूटा है या किसी ने किसी का हाथ पैर टूटते हुए देखा है क्या? जल्दी बोलो फटाफट। तो तुमने देखा होगा, किसी का हाथ पैर टूटते हुए देखा होगा, तो उसको ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उनकी हड्डियों को सही करके मिलाते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं? पट्टी लपेटते हैं। और फिर पट्टी के ऊपर क्या करते हैं? पहले कच्चा प्लास्टर रहता है कुछ दिन, फिर एक्सरे निकालते हैं कि हाँ बोन जुड़ रही है, फिर एक पक्का प्लास्टर लगाते हैं। क्या करते हैं? पट्टी लपेटते हैं, फिर उसके ऊपर
पाउडर लेके आते हो, उसमें पानी मिलाते हो और उस पाउडर को पूरे के पूरे ऊपर ऐसे फिक्स कर देते हैं। फिर ऐसे है तो ऐसे ही बना रहेगा। देखा होगा पैर होगा तो ऐसे सीधा है तो सीधा ही बना रहेगा। अगर बीच में फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा देखा है? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? वो पक्का प्लास्टर, जिस पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्लास्टर कटने जाता है तो बहुत सारे लोग ऑटोग्राफ बनवा लेते हैं भैया, है ना। बोले मेमोरी है, फोटो खींच के रख लेते हैं। बोले हाथ भी टूटे थे, उस पे सबके साइन भी हो जाते हैं, उस पे पता नहीं किस किस की फोटो भी बन जाती है, टैटू भी बना देते हैं, लोगो भी बना देते हैं लोग। फिर कटवाने जाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। पहले तो जब 2-3 दिन तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा वो लगता है अरे कब कटेगा कब कटेगा। जब वो 5-6 दिन आदत हो जाती है फिर तो लगता है यार, जब कटवाने जाते तो बड़ा दुख होता है, अरे ये कट रहा है, ऐसा कभी फीलिंग आती भी है। हाँ, खुशी भी होती है। तो यही है वो प्लास्टर, इसी को बोलते हैं, यूज्ड एज ए प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं, और इसको नी सीमेंट बोला जाता है। नोट करिए जल्दी से, चलो जल्दी से लिखो इस पॉइंट को, नोट करिए इस पॉइंट को, ठीक है। चल, इतना नोट हो गया। चलिए, तो आज के लिए अच्छा हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक।